स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? रिवाइज कर लिया कंप्लीट सिलेबस? 4 दिन बाद वापस आई हूँ मैं, है ना। 4 दिन आपको टेस्ट के लिए दे रखे थे। टेस्ट ईमानदारी से दिया करो बेटा, रिवीजन अच्छे से करो। अगर मार्क्स नहीं आए अब की बार तो देखो बचोगे नहीं मेरे से, सच्ची में नहीं बचोगे। पूरा घर बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, है ना। नहीं धूप में आते बस में, अब आराम से कूलर के हवा AC के हवा ले रहे हैं। ऐसे तो मत चलाया करो। चलो अब ना बेटा एक छोटा सा टॉपिक नया रह गया आपके लिए कि अपना टॉपिक है एसिड बेस साल्ट वाला, है ना। उसमें pH की बातें करते हैं कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो pH लेस देन 7 आएगी, सॉल्यूशन बेसिक है तो pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 आएगी, न्यूट्रल है तो pH 7 आएगी। ये सारे रिजल्ट आपको याद हो तो 298 केल्विन पे आते हैं। 298 केल्विन पे याद आया। टेम्परेचर के चेंज करने से pH वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो 298 केल्विन पे हम सारे रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि pH लेस देन 7 वाला एसिडिक, उससे ज़्यादा बेसिक, 7 वाला न्यूट्रल। अब बात है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम कुछ थोड़ा बहुत एसिड बेस डालें। अगर बेटा किसी सॉल्यूशन में हम एसिड डालेंगे तो pH वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। अगर किसी सॉल्यूशन में आप बेस डालोगे तो pH वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम थोड़ा बहुत एसिड या बेस डाल दें और अपने pH को चेंज ना करें, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को? बताओ, आप पढ़ते हो तो बोलिए। ए सॉल्यूशन विच नॉट अलाउ द change in its pH value when the small amount of acid or base added into it, वो सॉल्यूशन कहलाता है बेटा बफर सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन। क्या होता है? बफर सॉल्यूशन। Which type of solutions are known as buffer solution? The solution which does not allow, या the solution which resist, किसके लिए resist करते हैं? Which resist to change in their pH value, which resist to change in their pH value when the small amount of acid or base added into these, मैं थोड़ा बहुत एसिड या बेस डाले तो अपनी pH वैल्यू को चेंज ना होने दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन। बताओ ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है? ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है बताइए? ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है? बोलो बोलो बोलो, कितनी होती है? 7.4। ब्लड की pH कितनी होती है? 7.4। तो हम एसिडिक फूड लेते रहते हैं पर उस ये तो है नहीं कि pH वैल्यू बहुत कम हो जाए ब्लड की। ब्लड अपनी pH वैल्यू 7.4 मेंटेन रखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एंड बाइकार्बोनेट आयन मिक्स इन देयर। ये बफर सॉल्यूशन है। तो पहली बात तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर दूसरी बात बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, और तीसरी बात एक बफर सॉल्यूशन में ऐसी क्या एबिलिटी होती है क्यों क्यों अपनी pH वैल्यू को चेंज नहीं होने देता, राइट। ये पढ़ेंगे हम सारी बातें। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच डज नॉट अलाउ द टू चेंज इन इट्स pH वैल्यू। अब नो विच सॉल्यूशंस आर बफर सॉल्यूशन? कौन से बफर सॉल्यूशन? बेटा बफर सॉल्यूशन मेनली तो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल बफर, एक तो क्या होता है? सिंपल बफर। ये होता है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे फॉर एग्जांपल वीक एसिड ले लिया, ऑर्गेनिक एसिड, है ना। नेटल लीव्स, स्टिंग्स क्या रिलीज करते हैं? फॉर्मिक एसिड। विनेगर, एसिटिक एसिड, वो वीक एसिड है। तो साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया जाए अमोनियम एसीटेट। क्या ले लिया जाए? अमोनियम एसीटेट या अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट बेटा ये फॉर्मिक एसिड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिटिक एसिड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये बिहेव करेंगे जी बफर सॉल्यूशन। इनमें अगर थोड़ा बहुत अगर हम एसिड बेस डालें तो ये अपनी pH वैल्यू को चेंज नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे वो भी समझाएंगे अभी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात और कौन से होते हैं बफर सॉल्यूशन? जो दूसरे बता रही हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर्स। किसका मिक्सचर? 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक तो होता है एसिडिक और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है इट इज द मिक्सचर ऑफ, ध्यान सुना,
एसिडिक बफर क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान सुनना जी, क्या होता है एसिडिक बफर? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और एक भी मोलर मिक्सचर लेंगे, जैसे हमने 1 मोलर सॉल्यूशन 1 लीटर लिया वीक एसिड का, और 1 मोलर 1 लीटर क्या ले इसके साल्ट का, पर इसका साल्ट किस साथ होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे हमने वीक एसिड लिया एसिटिक एसिड, राइट, और इसका साल्ट ले लीजिए विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लें तो CH3CONA। इन दोनों का एक भी मोलर मिक्सचर क्या कहलाएगा बेटा? बफर सॉल्यूशन। दिस मिक्सचर इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप साथ साथ समझ भी लीजिए कि बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच वैल्यू को चेंज क्यों नहीं होने देता। उसमें से क्या खासियत होती है कि उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं हो पाती? देखो, एसिटिक एसिड है, यू नो एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। और ये भी ध्यान रखो, जितनी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी उतना और वीक होता जाएगा एसिड। कार्बन नंबर बढ़ते जाएगा, एसिड संख्या और वीक होती जाएगी। तो एसिटिक एसिड वीक। और याद है वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। ये 40% मान लीजिए आयनाइज हुआ, तो 40% यहाँ से आयंस प्रोड्यूस हुई, और उसके बाद रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन आया याद। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम भी रिवाइज करना है अब आपको। मैं इक्विलिब्रियम के मेन नोट्स आपको भेजूंगी, वो भी आपको रिवाइज करना है। वो भी इसी साल्ट वाले टॉपिक के साथ उसी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो क्लास में चल रहा था वो टॉपिक सारा रिवाइज करना आपको। एसिटिक एसिड वीक है, कंप्लीट डिसोस्ड होगा नहीं, कुछ आयंस प्रोड्यूस हुई, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाएगा इक्वल रेट, कि 40% डिसोस्ड होते मान लीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गए। आगे क्लियर स्टेट। अब मैं डाल दिया इसमें साथ साथ सोडियम एसिटेट, ये मिक्स ले रखा है इसका। सोडियम एसिटेट में क्या प्रेजेंट है? एसिटेट आयन और सोडियम आयन। अब बताओ बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट याद है? कॉमन आयन इफेक्ट भूल गए क्या? याद दिलाती हूँ, कोई बात नहीं। एसिड वीक है, कुछ परसेंट डिसोसिएट हुआ, उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे अगर इस टाइम इसमें सोडियम एसिटेट डाल दिया जाए तो याद करो ली-चाइटली प्रिंसिपल कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होती इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। याद आया? नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, अब मैं फिर से बता रही हूँ कि जैसे बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड में। अगर रिएक्टेंट की बढ़ेगी तो किस तरफ शिफ्ट होता है? फॉरवर्ड में। पढ़ना, आपको याद आ जाएगी चीजें, इसे बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर हम ले एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो उसमें क्या है? वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर तो क्या क्या है उसमें भाई? सोडियम एसिटेट तो बेटा पूरा आयनाइज हो जाएगा, तो एसिटेट आयन है, सोडियम का टनीज तो खत्म हो जाएगी पूरी। साल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, साल्ट हमेशा कंप्लीटली डिसोस्ड हो जाता है, तो ये आयंस प्रेजेंट है। ठीक है। और बेटा एसिड है वो वीक है, तो कुछ अनआयनाइज्ड रहेगा, कुछ आयंस है। ठीक। अपने पास मिक्स में बहुत सारे एसिटेट आयंस हैं, सोडियम आयन भी है, कुछ H पॉजिटिव भी है, थोड़ा बहुत एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है। अब ये मैं कह रही हूँ इस बफर सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब थोड़ा सा इसमें एसिड या बेस डालो, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मान लीजिए बेटा मैंने इसमें डाल दिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl। मैंने क्या डाल दिया? क्या डाल दिया मैंने? बताना। HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। वाटर में अगर एक ड्रॉप HCl का डाल दो ना तो बेटा पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में HCl डाला एक ड्रॉप और पीएच वैल्यू देखी चेंज नहीं हुई। ये क्या हो गया? अब ये क्यों चेंज नहीं हुई? बेटा HCl सॉल्यूशन में आते ही ध्यान से देखना, HCl सॉल्यूशन में आते ही डिसोसिएट होके ये देगा, बोलो, और ये आते ही पीएच वैल्यू कम हो जानी चाहिए, होनी चाहिए ना। HCl डाला तो H पॉजिटिव ना गई, और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंक्रीजेस, पीएच डिक्रीजेस। पर पीएच चेंज क्यों नहीं हो रही? बेटा यहाँ पे बहुत सारे एसिटेट आयन है, जैसे H पॉजिटिव आएगी these एसिटेट आयन हैव द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द H पॉजिटिव। मैडम क्या भारी भरकम वर्ड यूज कर लिया, पता है आपको? आपको सब कुछ पता है, बस शर्त किस चीज की है कि थोड़ा ध्यान से समझो और थोड़ा पीछे का रिवाइज करो। देखो ये मैं क्या बोल गया यहाँ पे, इट हैव द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द H पॉजिटिव, कि जैसे आप HCl डालोगे H पॉजिटिव आएगी और जब उसे पकड़ के वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों कर देगा?
इट इज द conjugate base of a weak acid. It is the conjugate base of weak acid. याद है, एसिटिक एसिड को वीक एसिड बोल रही हूं, तो बेटा conjugate base of weak acid वेरी स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं? आया याद? एक वीक एसिड conjugate base क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स इट हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द H पॉजिटिव. तो जैसे HCl डाला, H पॉजिटिव एन आई, एसिटेट आयन ने वो H पॉजिटिव आयन को उठा के और क्या बना दिया? CH3COH. क्या बन गया? वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. दोबारा सुनो, आप जैसे HCl डालोगे H पॉजिटिव आएगी, और हम ये मानते हैं pH वैल्यू कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. पर जैसे H पॉजिटिव आई, यहाँ बहुत सारा क्या रखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस. एक वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बेटा जी तैयार बैठा है, H पॉजिटिव ले ली और कंबाइन करके क्या बना देगा ये. और ये क्या है? वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. एक तो पहले वीक था, ऊपर से हमने इसको एनवायरमेंट ऐसा दे दिया, तो और भी वीक हो गया. बोलो कैसे हो गया और भी वीक? कि एक तो पहले ही डिसोसिएटिव टेंडेंसी कम थी, ऊपर से मैंने ये एसिटेट आयन डाल के और इसी इक्विलिब्रियम को किधर धक्के मार रखे हैं? बैकवर्ड में वापस. तो मतलब ये इधर डिसोस्ट हो ही नहीं पाएगा, ये तो अपने H पॉजिटिव डायरेक्ट टेंडेंसी बहुत कम रखेगा. तो बताओ पीएच वैल्यू चेंज कैसे होगी? तीसरी बार फिर सुनो, आपने HCl डाला, पीएच वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, पर H पॉजिटिव जैसे सॉल्यूशन में आई, एसिटेट आयन ने वो H पॉजिटिव उठा ले और उसे क्या बना दिया? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक. और अब इसकी वजह से पीएच वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझे? तो थोड़ा बहुत अगर HCl डालोगे तो इधर ये बनता जाएगा, अगर थोड़े बहुत के इसके एक्स्ट्रा बनने से पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना. अब आई बात बेस की. अगर बेस डाल दो तो क्या होगा? जैसे बेटा आप बेस डालोगे, हमने क्या डाल दिया? मान लीजिए इसमें NaOH. क्लियर? डाल दिया NaOH. NaOH डाल दिया मीन्स कौन आई? OH नेगेटिव आयन. कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इंक्रीज, तो पीएच वैल्यू क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज हो ना. पर पीएच यहाँ पे तो मैं कह रही इंक्रीज नहीं होगी. जैसे OH नेगेटिव आयन है बेटा, H पॉजिटिव आयन को अपने साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? वाटर. और वाटर इज न्यूट्रल. बेस डाला, वो H पॉजिटिव को अपने साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? वाटर. वाटर क्या है? न्यूट्रल. तो इसकी वजह से पीएच चेंज होगी नहीं. फिर आप कहोगे मैडम ये खत्म हो गया. ये खत्म नहीं हुआ, जैसे थोड़ा निकलेगा यहाँ से इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड. याद करो कि जैसे ये कंसंट्रेशन कम होगी, इक्विलिब्रियम किधर आ जाएगा? फॉरवर्ड में. इसको वापस फिर मेंटेन कर देगा. तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने पे अपने पीएच वैल्यू को चेंज नहीं करता. कौन हो सकता है बफर सॉल्यूशन? या तो बेटा वीक एसिड वीक बेस का साल्ट, या फिर क्या हो सकता है? वीक एसिड और साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. ऐसे ही बेसिक बफर क्या होगा? वीक बेस. जैसे अमोनिया इज वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस. वीक बेस पर इसका साल्ट ले लीजिए विद स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम क्लोराइड. ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए बेसिक बफर सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. अगर आप बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू निकालने हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन. अगर एसिडिक है तो फॉर्मूला होता है pKa प्लस में लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. अब ये क्या लिख दिया? pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ Ka. Ka क्या है बेटा? एक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी Ka वैल्यू क्या होगी? लार्ज. अगर आपको कोई बताना हो तो कि बता रहे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग? एक का Ka दे दिया 10 की पावर 5, एक का Ka दे दिया 10 की पावर -2. कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग? तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग. Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. तो जो एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा Ka उतना लार्ज होगा. ठीक है. तो अपने पास ये जो एसिडिक बफर है, इसमें जो वीक एसिड है इसका क्या दिया मिलेगा आपको? K. और pK लिखना आपको, तो pKa क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ Ka. K दे दे तो 2 रख देना, उससे pK निकाल लोगे. pK दे दे. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ये साल्ट की कंसंट्रेशन दी मिलेगी. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 1 मोलर 2 मोलर जो भी है वो दिया मिलेगा. पीएच आ जाएगी. ठीक है. फॉर्मूला याद रख लेना. अगर पीएच निकालने बेटा आपको बेसिक बफर की तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस में लॉग ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर कोई बेस, ये है बेस, ये वीक है, तो पूरा तो डिसोस्ट होगा नहीं। तो यहाँ पे बेटा जितना इक्विलिब्रियम स्टेट तक डिसोस्ट हुआ, वो जितना डिसोस्ट हो कौन बताएगा उसका, केबी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये केबी अब बता रहा है बेस का डिसोशन, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब क्या कहलाएगा, डिसोशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और फिर पी के बी क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के बी। तो आपको के बी दिया हुआ मिलेगा तो पी के बी निकाल लोगे, पी के बी दे देगा डायरेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास पीएच नहीं है, ये क्या है, पीओएच। पर आपको याद हो तो पीछे का पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14। तो पीओएच आ गया तो पीएच बता दोगे। ठीक है बेटा, तो क्या होते हैं बफर सॉल्यूशन, जो अपनी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देते। बफर सॉल्यूशन कौन हो सकता है, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, या कौन हो सकता है, मिक्सचर वीक एसिड और साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो मेन है। कई बार अपने पास ऐसे कुछ एसिडिक साल्ट्स का मिक्सचर हो, जैसे NaH2PO4, जैसे ये आपको पता है ये H3PO4 है, ये बेटा पॉलीप्रोटिक एसिड है। ध्यान सुना, पहले बताया था मेरी बार, ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, मतलब ये एक ऐसा एसिड है जो प्रोटॉन एक से ज्यादा देता है। और कभी भी बेटा कोई एक एसिड एक साथ सारे H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा, एक एक करके रिलीज करेगा। तो इसने एक H पॉजिटिव दी, क्या बना, H2PO4 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, K1। फिर उसके बाद इसने दूसरा H पॉजिटिव एन दिया, इसने दूसरा H पॉजिटिव दिया, डिसोसिएट हुआ, यहाँ से क्या आएगा, K2 HPO4 -2 प्लस में H पॉजिटिव। फिर इसने तीसरा H पॉजिटिव एन दिया, ठीक है, Ka3 क्या आएगा, PO4 3 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। ठीक है, पॉलीप्रोटिक, कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड एक साथ सारे H पॉजिटिव रिलीज नहीं करता, पहले एक देगा, शुरू में बहुत ज्यादा डिसोस्ट होगा बेटा, क्योंकि शुरू में न्यूट्रल है, इसे H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। फिर एक H पॉजिटिव देने के बाद देखो ये अनायन बन गया, अनायन बन गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिच होते हुए वीक एसिड हो जाता है। तो दूसरा H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी कम है इसकी, तीसरा H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी और भी कम है। इसलिए पहला कांस्टेंट इसका बहुत बड़ा आएगा, दूसरा उससे छोटा आएगा, तीसरा तो उससे भी स्मॉल आएगा। ठीक है, अब इसके कोरेस्पोंडिंग साल्ट बनते चले जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया NaH2PO4, तो इसके कोरेस्पोंडिंग साल्ट है ये, और H पॉजिटिव दे सकता है तो ये एसिडिक साल्ट है। इसके कोरेस्पोंडिंग लिख दूं मैं Na2HPO4, ठीक है, ये भी और H पॉजिटिव दे सकता है तो ये भी एसिडिक साल्ट है। एक लिख दूं मैं Na3PO4, अब ये H पॉजिटिव नहीं देगा, ये H पॉजिटिव नहीं देगा। तो बफर सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसे दो साल्ट्स का मिक्सचर ले लिया जाए, या फिर इस साल्ट का और एसिडिक साल्ट का मिक्सचर ले लिया जाए, ये भी बफर सॉल्यूशन का काम करता है। जैसे जो ब्लड है, वो ब्लड किसका बफर सॉल्यूशन है, H2CO3 प्लस में HCO3 नेगेटिव, NaHCO3 का तो पार्ट है। जैसे ये किसका काम करता है, एसिडिक साल्ट। ये तो बेटा दो पार्ट में आयनाइज होगा, एक H पॉजिटिव देगा ये बनेगा, एक H पॉजिटिव और देगा तो CO3 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्यूशन भी बफर सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सर भी बफर सॉल्यूशन काम करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है बेस NaOH, इसका सॉल्यूशन ले लिया जाए कंसंट्रेटेड, तो ये बफर का काम करेगा। क्योंकि बेटा इसमें अगर एक दो ड्रॉप एसिड या बेस के डाल दोगे तो ज्यादा पीएच पे चेंज नहीं पड़ेगा, तो कई बार ये बफर का काम करता है। अगर कैसा हो अपने पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी पीएच वैल्यू 14। अगर अपने पास देखिए ये अपने पास है 1 मोलर NaOH, इसकी पीएच निकालो कितनी आएगी, 1 मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव यानी कितनी बेटा 1। ठीक है, टेकिंग लॉग और नेगेटिव साइन, तो माइनस लॉग ऑफ दिस POH पता है आपको 0 आ गई, तो पीएच कितनी आ गई इसकी 14। और आप 2 मोलर ले लोगे, अगर 2 मोलर ले लोगे तो इसकी पीएच तो बताओ 14 से ऊपर चली जाएगी नहीं। तो इसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डाल दिया जाए तो कई बार ये भी बफर का काम करता है। पर ये ज्यादा मेन एग्जांपल नहीं है, मेन एग्जांपल तो सबसे पहले बोल दिए, वीक एसिड वीक बेस का साल्ट, वीक एसिड प्लस में साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वीक बेस प्लस में साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इक्विलिब्रियम चैप्टर के मैं नोट्स भेजूंगी बेटा, रिवाइज करना, आपको लिखवा भी रखा है मैंने, प्लीज रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और असाइनमेंट दिया जाए, जो भी क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आप सीरियसली काम करो। ठीक है बेटा, थैंक्स।